बिल्कुल आपकी समस्याएं हैं, मुझे पहले से कई ध्यान भी है। और जैसा कि एक आपने बताया रिको प्लॉट के बारे में, तो हमारे यहाँ रिको के अधिकारी बैठे हैं कि देखिए कि रिको प्लॉट के सरकार बहुत चाहती है उद्योगपतियों को हम कहीं पर भी प्लॉट उचित रेट में दें। वो कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती, लेकिन प्रॉफिट तब कमाते हैं सरकार जब स्थिति ये हो जाती है कि अपन प्लॉट तो ले लेते हैं लेकिन उसको वापस के इंडस्ट्रीज वहां पे खड़ी नहीं करते और उसको खाली रखते हैं, फिर अपन दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उद्योगपतियों को एक ही कहता हूं, आपके जो फेस खाली है उसके अंदर आप प्रेशर बनाइए, जिनको अलॉटेड है वो जमीन कि भाई हम यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएंगे, पहले तो वो इंडस्ट्रीज लगाए, जिससे खाली कम से कम अपने उस पैसे को दुगना करने के लिए आप मत लगाए। ये सिर्फ एक आदमी को रोजगार कैसे मिले इस तरह से अपने क्या नाम है सरकार ने ये योजना लाई है। तो इसके लिए मैं आप सब व्यापारियों से भी ये कहता हूं, आप भी अपनी एक टीम बनाइए कि देखिए जो खाली है उनको आप करिए, रिक्वेस्ट करिए। जो मान लो अगर नहीं करना चाहते उनको कहिए आप सेल करिए, कम से कम वहाँ कोई इंडस्ट्रीज आए। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं ये आपको कहता हूँ, फिर गवर्नमेंट लेवल पे जो होगा हम यहाँ के भी जो अधिकारी वगैरह हैं उनको भी कहेंगे, और बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, जो आपकी रेट है उसके अनुसार हम इसको करवाएंगे। एक आपने जो ये बताया सोलर पे चार्ज वाला, ये आज पहली बार मेरे को भी मालूम चला है। और आप निश्चिंत रहना, मैं जाते ही विधानसभा में ये सवाल इसका लगाऊंगा कि भाई राजस्थान में ये कितने कितने प्रकार इस तरह से अगर टैक्स लगता है तो टैक्स कितना सरकार को प्रॉफिट होती है, क्योंकि सरकार को ये दोगुना अपने क्या नाम फायदा है। एक तो उनको आप बिजली दे रहे हो और एक उनको टैक्स और दे रहे हो, तो दोगुना फायदा है। दोगुना फायदा कभी भी अपने क्या नाम है सरकार अगर करती है तो ये उद्योगपतियों के लिए काफी खराब है। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या है पॉल्यूशन को लेकर के। पॉल्यूशन के लेकर के मेरी अभी ट्रस्ट के कई पदाधिकारियों से बात भी हुई थी कि अहमदाबाद गुजरात के अंदर इस तरह का सिस्टम है कि उनको एक चैनल बना करके और 300-350 किलोमीटर की चैनल बनाने की उनको कोई अनुमति मिली है। मैंने कहा आप उसके दस्तावेज आप भी इकट्ठे करिए, मेरे को बताइए, अगर वहां अगर आपको छूट मिली है, मैं पक्का कहता हूँ आपको यहाँ पर भी हम पाली के और बाड़मेर के सब मिलकर के और ये आपको दिलवाएंगे, ये आपको पूरा आश्वस्त करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख समस्या है। इसके अलावा आपने एक मेरी आपसे, जैसे आपकी जब भी उद्योग किससे रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा। मैंने एक अपनी तरफ से एक सपना संजोया है कि अपने यहाँ के, जैसे आज अपन यहाँ पे बैठे हैं, युवा उद्यमी काफी कम है। तो मैं कहता हूँ जो युवाओं में जो एक जोश होता है और उनमें जो शक्ति होती है सोचने की, जो करने की शक्ति होती है, वो हम जो है अपने क्या नाम है, क्योंकि मैं तो ठीक है 50 के लगभग हो गया, लेकिन जो आज 25-30 के लगभग आता है उसकी सोच एक अलग होती है, क्योंकि वो जो आज की एजुकेशन है वो एजुकेशन और पहले की एजुकेशन में बहुत फर्क हो गया है। तो मैं यहाँ के आपके व्यापारी गणों से भी कहता हूँ कि यहाँ के सारे अध्यापक जो भी हेडमास्टर वगैरह स्कूल वगैरह है उनके अध्यापकों को भी जोड़ करके और यहाँ के आप इंडस्ट्रीज वालों को भी जोड़ करके एक युवाओं की एक टीम के कौन सा युवा कहाँ पे कार्यरत है उसकी एक मैं पूरी सूची बनाना चाहता हूँ। उनके द्वारा बालोतरा में क्या विकास हो सकता है, इस तरह की अपने क्या नाम है उनसे भी अपन एक सलाह मशवरा ले। मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई एक युवा कहेगा बालोतरा में एयरपोर्ट होना चाहिए, देखिए उसकी सोच एयरपोर्ट तक है, अपन को मानना सुननी है, वो अपन को नोट करनी है, लेकिन क्या पता वो 1000 उसमें से आएंगे, उसमें से एक ऐसा हो उदाहरण जो अपने लिए काम करने के लायक हो। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो भी अपने उद्यमी जो अहमदाबाद है या आउट ऑफ इंडिया भी है, कोई अगर बैंक में कार्यरत है, IIT है, IIM है, या कोई इसमें एयरक्राफ्ट में पायलट है, सबकी सोच को अगर अपन यहाँ के, क्यों वो बालोतरा का नागरिक रहा है और अपन उनकी जो सोच है उनको अपन धरातल पर किस तरह से उतार सकते हैं, उनके क्या व्यूज है ये लेना चाहते हैं।
ये मैं गोगड़ साहब को स्पेशल, क्योंकि रूपचंद जी को मैं लिखूँ, ये गोगड़ साहब को जिम्मेदारी दूंगा कि ये करेंगे, क्योंकि इनकी टीम ज़्यादा एक्टिव रहेगी। इसके अलावा आप सभी उद्योगपति बैठे हैं, मेरी आपसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने के नाम है, क्योंकि कई बार जैसे अपन कहीं भी चुनाव होते हैं तो हाथ खड़े करते हैं, तो वो आम सभा के अंदर उस चुनाव को मान लिया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ, मैं एक कठोर निर्णय आपको लेता हूँ, आपका मानने को तैयार है क्या, ये बता दो आपको। अगर मानने को तैयार हो तो मैं बोलूँ। कठोर निर्णय कोई आपके ऐसा नहीं है, बिल्कुल करने लायक है, ये भी बता देता हूँ। इसलिए मैं आप सबसे नहीं, मैं सबसे हाथ खड़े करा के एक बार कहना चाहूँ, कल को फिर वो निर्णय ऐसा नहीं है, ये जिम्मेदारी फिर मैं आपकी डालूंगा, एक तो रूपचंद जी की और एक अपने क्या नाम है रिको के, अपने क्या नाम है मैनेजर साहब बैठे इनकी डालूंगा। क्या आप तैयार हो? बालोतरा को साफ और सुंदर बनाना चाहते हो क्या आप? अगर सुंदर बना, आप देखो सबकी जिम्मेदारी है। तो अब मैं ये कहता हूँ, जिसकी इंडस्ट्रीज के बाहर अगर कोई गंदगी पड़ी है, उसकी इंडस्ट्रीज का आप रूपचंद जी आप भी आज ही बताएंगे, और मैनेजर साहब आप रिको की भी आज ही बताएंगे कि उसकी डेडलाइन क्या रहेगी, 1 महीना 2 महीना, उसके बाहर गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। ये मैं आपको कहता हूँ, अगर किसी की गंदगी दिखी तो मैं ये कहता हूँ उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी रहेगी। ये मैं आपको साफ कहता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे और ये हमारे नैनाराम जी भी बिठू जाके बैठे हैं, तो इनको भी जिम्मेदारी देंगे। तो इन तीनों की जिम्मेदारी रहेगी कि भाई इंडस्ट्रीज के बाहर कम से कम गंदगी नहीं हो, क्योंकि गंदगी के लिए मैंने शहर के अंदर कलेक्टर साहब को भी कहा है, और धीरे धीरे शहर में भी इस तरह के कई सुधार करेंगे। तो ये मैं आपको कहता हूँ, मेरी तरफ से तो आप एक बालोतरा इतना अच्छा बने कि पूरे हिंदुस्तान में बालोतरा का नाम हो। आज तो कुछ नहीं, लेकिन अपने जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे रिफाइनरी यहाँ पर जब बनेगी, रिफाइनरी बनने के बाद में कई बाहर से उद्योगपति वगैरह कई आएंगे, तो वो एक ही देखेंगे कि बालोतरा कितना साफ सुथरा है, और वरना ये कहेंगे बालोतरा के लोग तो वास्तव में किस तरह से रहते हैं। इसलिए मैं ये देखता हूँ, अपने आगे वाली पीढ़ी को अगर सुधारने के लिए अगर अपन करें तो साफ सुंदर स्वच्छ बनाना ये हमारे हाथ में, ये किसी के हाथ में, दूसरों के हाथ में नहीं है। इसमें धीरे धीरे मैं जो हमारे जो ट्रस्ट और जो भी यहाँ के जो NGO वगैरह जो भी बने, संगठन बने, उनको भी जोड़ूंगा। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन सुधरने में, लेकिन ये है कि यहाँ बिल्कुल बस स्वच्छ बनाना, ये मेरा, आप ये मानिए कि ये मेरा एक सपना है, बालोतरा को कितना अच्छा बनाए बस। और बालोतरा में कितना अच्छा डेवलपमेंट हो, वो डेवलपमेंट भी हम और चेयरमैन साहब बैठे मिलकर के वो डेवलपमेंट भी करेंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने जो आदर सब मेरा सत्कार किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपने इतने सालों से हमें जो आशीर्वाद दिया, मेरे पिताजी को भी इतने सालों से आशीर्वाद दिया, मेरे को भी दिया, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, शायद मैं आपके चरण छू लूं तो मेरे को कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए पुनः मैं आपके प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। जसोल उद्योग मंडल से पधारे हुए श्री मदन जी भंसाली, ताराचंद जी कोठारी, श्री कालूराम जी संकलेचा पधारे। उसके बाद में भी मेरी बात हुई, और ये जो समस्या है आपके, उसका समाधान 4-5 दिन के अंदर निश्चित रूप से हो जाएगा। और मैं भी 3-4 दिन बाद में 31 तारीख से लोकसभा शुरू हो रही है, तो वहाँ मुझे गजेंद्र सिंह जी मिलेंगे, उससे पहले पत्र निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद जाके कहूँगा कि इसको तुरंत प्रभाव से इस काम का, हमारे समस्या को समाप्त करें। और दूसरा, जैसा कि बात करी है स्कीम शुरू करने की, ये IPS वाली जो आपने IPDS वाली स्कीम, तो IPDS स्कीम बहुत अच्छी स्कीम थी। पहले मैं जब स्मृति जी ईरानी जी मंत्री थे, उस समय अपने इस विषय को लेकर मैं गया था, उनसे मिला भी था। और उसके बाद में इस स्कीम को निश्चित रूप से, ये अच्छी स्कीम है, इसके ऊपर बात करूंगा कि इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और बाकी सोलर वाली बात है, तो सोलर वाली बात भी बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि इसको
जो बाधाएं आ रही है उसको कैसे हम उसका समाधान कर सकते हैं, इसकी पॉलिसी के ऊपर किस तरह से हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। क्योंकि आपका कहना भी सही है कि हम इतनी लाइट जब बेच रहे हैं फिर भी टैक्स देना, तो ये तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार जो यहाँ पर थी, उस राज्य सरकार की जिस प्रकार की सोच थी, पहले की जो सरकार थी उस सरकार की सोच को हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन अभी विद्युत मंत्री जी और यहाँ की जिस तरह से राजस्थान के अंदर किस तरह से पॉलिसी के अंदर संशोधन किया जा सकता है, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा इस विषय पे कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। क्योंकि समाधान जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें ऐसी बाधाएं भी नहीं रखनी है और जल्दी से जल्दी हमें अपने उस अचीवमेंट को प्राप्त करना है, 47 तक विकसित भारत बनाना है, तो हमें व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, उसको हमें तुरंत कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। आप एक उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान के अंदर आसपास के राज्यों में सबसे ज़्यादा, ये सब जानते हैं। इसका नुकसान किसको हो रहा है मुझे बताओ। एक तरफ सरकार कह रही है कि टैक्स ज़्यादा ले रहे, लेकिन टैक्स किसका ले रहे हो? डीजल तो यहाँ पर लोग भराते ही नहीं है। जब डीजल बाहर से जो गाड़ियाँ आती है वो जाकर या तो गुजरात में भराती है या जाकर पंजाब या वहाँ पर दूसरे प्रदेश में हरियाणा में भरवा देती है, तो उसने डीजल ही यहाँ नहीं भरवाया तो टैक्स किस बात का? ये तो सिर्फ जो आसपास यहाँ पे जो छोटा मोटा कोई टैंक जो चलते, बाकी बॉर्डर एरिया के जितने पेट्रोल पंप है वो तो फेल हो चुके हैं। तो ये जो चीज़ थी कि टैक्स के रूप में, तो मैंने अभी जैसा कि मैं जब मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने कहा कि ये तो समस्या का जो है इसको हमें तुरंत प्रभाव से समाधान करना चाहिए। મળે 500 रुपये फुट में बढ़िया है। जय जिंद्र राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद भोला जी। अरे मैं देखो भाई मैंने कोई कहलो नहीं सेजे, मैं तो मैं मोरो वीन कमजोर है और थोड़े मजबूत नेता है और मन्नू है। एक 300 ने हत्या ही लेते हैं समझो, बुद्धिजीवी जीत जी पक्की है। की ओर से स्वागत करते हैं। आरएसएपी के एसी श्री सोनाराम जी यहाँ पधारे हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। यहाँ पधारे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। श्री मदन राज जी चोपड़ा, शहर में हर समस्या के समाधान की एक व्यवस्था, श्री मदन राज जी चोपड़ा। रामाकिशन जी गर्ग का हम स्वागत करते हैं। तेरापंथ समाज के अध्यक्ष श्री